हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं और राज्य व्यवस्था में केंद्र सरकार को देख रहे हैं। केंद्र सरकार के बाद में दोस्तों हम राज्य सरकार को भी देखेंगे और दोस्तों हमारी काफ़ी यहाँ से मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम समझ जाएंगे पॉलिटिकल साइंस को। और दोस्तों यहाँ जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों वहाँ से नहीं छूटेगा। दोस्तों आज जो चैप्टर लेने वाले केग को लेने वाले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसको दोस्तों इस प्रकार से पढ़ेंगे हम कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों ये कितना इम्पोर्टेंट पद है और इससे जुड़े हुए जितने भी डाउट है दोस्तों वह भी क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा दोस्तों, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जिसको बोला जाता है केग बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट में कंट्रोलर एडिटर जनरल। ठीक, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक इसका नाम होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका नाम रहता है। इतना बड़ा नाम है दोस्तों इसका। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है ये? क्या संविधान में इसका उल्लेख है? इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसका कार्य क्या होता है? इसको हटाया कैसे जाता है? इन सब के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। और इस पद का अगर दोस्तों आपने नाम नहीं सुना है तो आप आज सुनिए और इसके बाद में इस पद को दोस्तों आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इस पद की इम्पोर्टेंस यहाँ पर आपको समझ में आएगी। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान का पार्ट है ये? तो जी हाँ, संविधान में इसका जिक्र किया गया। अगर देखें दोस्तों तो जो हमारा भाग 5 है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है, तो 148 से दोस्तों आर्टिकल 148 से 151 तक जो 4 आर्टिकल है दोस्तों वो केग के बारे में बताते हैं। तो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, इसको भी हम देखेंगे। और दोस्तों जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, उनने दोस्तों अगर संविधान में अगर किसी पद को इम्पोर्टेंट बताया है तो वो दोस्तों केग का ही पद है। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को बताया है कि यह पद अगर स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से अगर कार्य करता है तो देश आगे जाएगा और तभी लोकतंत्र क्या है वो व्यवस्थित तरीके से चलेगा और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हमारा डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सब जो होता है वो सहमति से होता है। एक राजतंत्रात्मक तरीके से हमारा देश नहीं है, जो कि हम जानते हैं। तो ये एक निष्पक्ष बॉडी बताई गई है, जो कि आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। जो विधान पालिका है, जो संसद है, वहाँ भी हम चुनकर भेजते हैं, जो उसके बाद में मंत्री परिषद बनती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी स्वतंत्र बॉडी होती है जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, वो अपने स्वतंत्र तरीके से कार्य करते, निष्पक्षता से कार्य करती है और लोकतंत्र को मजबूती देने का प्रयास करती है। जैसे कि आपको पता होगा एक सुप्रीम कोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अगर देखें तो वहाँ पर किसी नेता या किसी सरकार का नियंत्रण नहीं होता। वहाँ सरकार का वो अपने तरीके से स्वतंत्र है, मतलब संविधान के अनुसार ही उसको पावर मिली है। वो ही मतलब अपने लोकतंत्र को मतलब कि बनाए रखने के लिए कार्य करती है। उसके बाद में अगर देखें तो UPSC संघ लोक सेवा आयोग हुआ, जो उच्च पद की भर्ती करता है। इस पर भी किसी मतलब सरकार का, यहाँ पर सरकार आती है जाती है, कोई मतलब नहीं, ये अपनी बॉडी अपना कार्य करती रहती है। उसके बाद में निर्वाचन आयोग भी दोस्तों निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र होता है। इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, किसी के डर से ये नहीं करती, ये पूरे स्वतंत्र होते हैं। ठीक, उसके बाद में आज का जो चैप्टर है वो भी ये दोस्तों आपको पता रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, UPSC संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयुक्त और केग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, जो है दोस्तों भारत के, ये भी मतलब कि स्वतंत्र है, निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करते और अपने देश में अपना योगदान देते, अपनी भूमिका देते, देश को आगे ले जाने में, देश को डेवलप करने में।
तो दोस्तों क्या होता है ये, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट पद इसको क्यों बताया है, क्या होता होगा ऐसा इस पद में। ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, ना किसी मतलब मंत्री, ना इतने लोकसभा राज्यसभा इतने सारे पद है संविधान में जो कि हम भाग पढ़ते हैं, और हम वही सीरीज करते आ रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उन सब में से जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिर्फ केग को ही CAG दोस्तों इसको ही सबसे इम्पोर्टेंट पद क्यों बताया गया है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। और अगर आप शुरू से एंड तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखते हैं तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और जवाब भी मिल जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस पद को संविधान में सबसे महत्वपूर्ण क्यों बताया है। ठीक, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो संवैधानिक बॉडी है, इसका आर्टिकल 48 से 51 के बीच जिक्र किया गया है। ठीक, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि बेसिकली इसको हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, इसको समझने के पहले आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम हमारे घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दोस्तों हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं या कुछ खर्चा करते हैं या कुछ भी सामान लेते हैं, तो दोस्तों घर में एक ऐसा व्यक्ति रहता है, जो कोई बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, या हमारी मम्मी हो सकती है, या पापा हो सकते हैं, या कोई भी नाना नानी दादा दादी, एक ऐसा शख्स रहता है दोस्तों जो कुछ भी खर्चा होता है तो वो पूछता है, मतलब कि ये खर्चा कहाँ हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, ये सामान कितने का आया है, या इतना खर्चा क्यों कर दिया, इतना नहीं करना था तो बहुत महंगा है। ठीक, या ये चीज़ हमको नहीं खरीदनी चाहिए या वो चीज़ खरीदनी चाहिए, या ये मतलब कि ज़्यादा खर्चे में ले लिया गया, इतना सारा खर्च कहाँ हुआ। वो जो पैसा अचानक खर्च हो जाता है तो फिर वो पूछते हैं कि ये कहाँ हुआ। दोस्तों एक मतलब हर घर में एक ऐसा कोई व्यक्ति रहता है। वही दोस्तों यहाँ पर आप उस वाले पद को ही लेकर आप सरकार में आइए कि दोस्तों यहाँ पर जनता का पैसा है, सरकार जनता पर टैक्स लगाती है और फिर वह खजाने में जाता है, सरकार के खजाने में, जो कि मैंने बताया कि सरकार के 3 खजाने होते हैं, कोष होते हैं। एक तो संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। उस खजाने में से सरकार पैसा निकाल कर फिर क्या करती है कि योजना बनाती है और वो पैसा फिर क्या है, विकास के कार्यों में लगाती है। अब विकास के कार्यों में पैसा कितना लगा है, कहाँ लगा है, ये दोस्तों जनता पूछने थोड़ी जा रही है सरकार से। तो वो कार्य दोस्तों कौन करता है, वो करता है हमारा केग। ठीक है, मतलब बेसिकली यूँ समझिए कि केग का काम क्या होता है, सरकार की खर्चों की निगरानी रखना, सरकार पर एक तरह से नियंत्रण रखता है वो, और हर समय समय पर क्या करता है कि उनसे जवाब मांगता है कि जितना तुम कार्य कर रहे हो इसमें कितना खर्च लगा है, जो सी योजना तुमने लागू की कितना खर्चा किया है पैसा, और इतना पैसा कहाँ गया है, उन सब का दोस्तों हिसाब रखता है और नियंत्रण करता है, मतलब सरकार को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक इनको बोला जाता है। ठीक, मतलब सरकार की क्या करते, खर्चों की निगरानी रखते। ठीक, तो दोस्तों आपको बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि केग का पद जो है वो किस लिए बनाया गया है। सरकार की दोस्तों अगर देखें तो सरकार को कोई पूछने वाला थोड़ी है, मतलब सरकार को कोई लगाम लगाने वाला थोड़ी है। सरकार के पास खजाना है, वो मन पड़े वो योजना बनाए, मन पड़े वो मतलब कि नियम बनाए और पैसा खर्चा करे। तो उसका मतलब कि एक पद ऐसा बना है जो सरकार की क्या करेगा, निगरानी रखेगा निष्पक्ष रूप से। वहाँ सरकार को कोई व्यक्ति नहीं बैठता है, वो पद स्वतंत्र होता है और सरकार के खर्चों की निगरानी रखी जाती है वहाँ से। और जब सरकार खर्चा करती है तो फिर उनसे उनका रिकॉर्ड माना जाता है कि तुमने जो खर्चा किया है वो किस कार्य में किया है, उसको हमको रिकॉर्ड दो। और दोस्तों देना भी पड़ता है क्योंकि संवैधानिक बॉडी हो, संविधान में ही उसका उल्लेख है, तो वो तो संवैधानिक बॉडी है, मतलब कि वो मतलब संविधान का ही एक पार्ट हो जाती है। ठीक, और स्वतंत्र बॉडी है दोस्तों। तो ये आपको नियंत्रण मालाखा परीक्षक के बारे में पता चला। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति। बेसिकली नियुक्ति देखते हैं। देखिए नियुक्ति दोस्तों आपको पता होगा कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, नियुक्ति वही करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं। और अगर अपनी स्वेच्छता से अपनी मर्जी से वो अपनी सेवा से हटना चाहते, त्यागपत्र देना चाहते, तो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। दोस्तों तीनों बात मैंने क्या बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर है, संविधान के अनुसार वो सबसे सर्वोच्च है। तो हटाना, किसी से त्यागपत्र लेना, शपथ लेना उनके सामने ही होता है। ठीक, तो नियुक्ति भी वही करते हैं, शपथ भी उनके सामने ली जाती है, शपथ भी उनके सामने ली जाती है
और त्याग पत्र भी उनसे ही लिया, मतलब उनको ही दे दिया जाता है। अगर वो मतलब हटना चाहते हैं, जो केग है वो हटना चाहते हैं अपने पद से, तो वह त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति को हट सकते हैं। ठीक है, ये नियुक्ति हो गई। अब उसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो उनका कार्यकाल आता है। कार्यकाल को हम देखेंगे। कार्यकाल में दोस्तों अगर बात करें तो कार्यकाल में उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये दोस्तों क्या है इसको समझिए। 6 वर्ष मतलब कार्यकाल रखा गया केग का, और 65 वर्ष उनकी उम्र है। अगर ऐसा रहता है कि वो 65 वर्ष मतलब कि 60 वर्ष की उम्र में क्या है कि वो केग बने हैं, तो 65 6 वर्ष होंगे तब यहाँ 66 हो जाएंगे दोस्तों। 60 में 6 जोड़ेंगे 66 हो जाएंगे। तो 65 वर्ष ही यहाँ उम्र तय की गई है कि 65 वर्ष, चाहे 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ हो, अगर 65 वर्ष की उम्र उन्होंने पार कर ली है तो फिर उनको हटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 50 वर्ष के तो आसानी से 6 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि 56 वर्ष ही होगी उनकी उम्र, और यहाँ तो 65 वर्ष है। तो कार्यकाल तो 65 वर्ष है, लेकिन उम्र सीमा तय की गई है। सॉरी दोस्तों, कार्यकाल तो 6 वर्ष है, लेकिन उम्र जो तय की गई वो 65 वर्ष। मतलब कार्यकाल 6 वर्ष तक कर सकते हैं, लेकिन 65 वर्ष उम्र नहीं होनी चाहिए, 65 वर्ष के नीचे ही रहने चाहिए वो। मतलब 50-55 वर्ष तक वो केग बन जाएंगे तो आराम से 6 वर्ष उनके पूरे हो सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों ये आपको बेसिकली मतलब सिंपल सा है, पता चल गया होगा। 148 में जो आर्टिकल 148 में दोस्तों 148 में उनके पद का जिक्र किया गया है। ठीक, अगर आर्टिकल की बात करें, अब कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जो केग के भारत के जो नियंत्रण मालिका परीक्षक है उनका किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 148 में। उनकी शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो उनकी शक्तियाँ बताई गई है आर्टिकल 149 में उनकी शक्तियाँ बताई गई है। ठीक, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं 148 से 151 तक केग के बारे में बताया गया है। एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर चलें तो आप शक्तियाँ और कार्य में देखते हैं तो वो क्या एक ही मतलब केंद्र सरकार का ही क्या करती है, कंट्रोल कर सरकार की, केंद्र सरकार के खर्चों की निगरानी रखती है? नहीं, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि केंद्र सरकार में सेंट्रल लेवल पर भी सरकार होती है और राज्यों में भी सरकार होती है, तो दोनों सरकारों को क्या करती है, वो खर्चों की निगरानी रखती है और रिपोर्ट तैयार करती है। अब यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों, अगर वो केंद्र सरकार के खर्चों की निगरानी रख रही है और रिपोर्ट बना रही है, तो मैंने समिति आपको बताई थी, समितियों का वीडियो उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। दोस्तों हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट रहती है, एक दूसरे से संबंधित रहती है वो। तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वह पिछले वीडियो में उसका जिक्र मिलेगा, मतलब पिछले वीडियो का भी जिक्र इसमें होगा, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होती है वो। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं आसानी से समझ रहे हैं, तो अगले वीडियो आएंगे वो इससे जुड़े ही रहेंगे। मतलब आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप मिस नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा, और आपको भारत का जो किस तरह से देश हमारा चल रहा है वो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि वो दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की क्या करता है कि खर्चों की निगरानी रखता है। अगर केंद्र लेवल में आया तो केंद्र लेवल में जो समितियां अगर मैंने देखी, जो लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति भी क्या करती है, जिसमें विपक्ष का नेता होता है उसका, और वो सरकार के खर्चों की वो भी निगरानी रखता है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने समितियों में उसको किया था कंप्लीट। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मतलब सहायता करती है। जो केग है वो लोक लेखा समिति को भी अपनी रिपोर्ट भेजता है, और केग क्या है, अपनी रिपोर्ट मतलब सरकार ने जो भी खर्चा किया है पिछले वर्ष उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, और किसको सौंपेगा, वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रपति नहीं तो उसको नियुक्त क्या है कि ले भैया सरकार है, सरकार के पास टैक्स आ रहा है और सरकार किस काम में कितना खर्चा कर रही है इसकी तुम क्या करो, एडिटिंग करो, उनको देखो। तो वही क्या काम केग करता है, और केग अपनी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति फिर दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। हम जानते हैं संसद के 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ बहस होती है, और फिर वहाँ पता चलता है, जो कि हम देखते हैं सरकार ने किस योजना में कितना खर्चा किया है, सरकार मतलब योजना सफल हुई कि विफल हो गई, पैसा मतलब कहाँ जा रहा है ये सरकार का, सब कुछ उसमें दोस्तों मतलब लिखा रहता है। तो केंद्र सरकार को हुआ। राज्य सरकार के अगर दोस्तों वो एडिटर करेगा, नियंत्रण मालिका परीक्षक राज्य सरकार के खर्चों की निगरानी रखेगा,
तो वो किसको सौंपेगा, तो वो राज्यपाल को सौंपेगा। दो बातें आप याद रखें, केंद्र लेवल में राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति को वो सौंपेगा अपनी रिपोर्ट, और राज्यों में राज्यपाल को सौंपेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल ही प्रमुख होता है। ठीक है, तो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और वह विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे। कौन, राज्यपाल। राज्यों में वो होती है विधानमंडल, तो विधानमंडल 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। अभी आने वाले वीडियो में हम राज्य सरकार को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ वो क्या करती है कि वहाँ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार की वो खर्चों की निगरानी रखता है, तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करेंगे। जब राज्य सरकार के खर्चों की वो निगरानी रखता है, रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल विधानमंडल में उसको रखेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की क्या करते हैं, खर्चों की निगरानी रखने, रिपोर्ट तैयार करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति को देंगे, राज्यों में राज्यपाल को देंगे। ठीक है, यही उनका काम रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इतना इम्पोर्टेंट पद है ये, तो इनका चुनाव होना चाहिए। जी नहीं, चुनाव नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि चुनाव होगा तो आप देखिए सरकार का कोई भी व्यक्ति वहाँ बैठ सकता है नहीं। इसलिए दोस्तों इसको स्वतंत्र रखा गया है, इसलिए इनको निष्पक्ष रखा गया है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो कि हमारे संविधान निर्माता है, उन्होंने इस पद को सबसे मतलब कि जिम्मेदारी भरा पद बताया और बोला है कि यह व्यक्ति इस पद पर, जो भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से काफ़ी अच्छा कार्य करेगा तो क्या होगा कि देश काफ़ी आगे जाएगा और स्वतंत्र रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, लोकतांत्रिक की जो नींव है वो मजबूती मिलेगी उनको और वह बनी रहेगी। ठीक है, ये कैसे होगी, केग से, क्योंकि दोस्तों केग रहेगा। मान लो केग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ बोलता ही नहीं है, तो सरकार मतलब आंधाधुंध खर्चा करेगी और कुछ भी योजना बनाएगी और उसमें कितना भी पैसा लगा देगी। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि केग कुछ बोल ही नहीं रहा है, उनको कौन रोकने वाला है। लेकिन केग में ऐसा व्यक्ति आया, उस पद पर ऐसा व्यक्ति आया, सरकार से बार बार क्या करेगा, वो जवाब मांगेगा कि इसका खर्चा किस मतलब कौन सी योजना बनाई है, इतना खर्चा कहाँ हुआ है आपका, मुझे रिपोर्ट दो। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि संवैधानिक पद है, मतलब कि काफ़ी जिम्मेदारी भरा पद है, तो रिपोर्ट मांगेगा बार बार। तो सरकार क्या है, सरकार पर लगाम लगती है, सरकार 10 बार सोचेगी कि हम जो जिस भी कार्य में हम पैसा खर्च करेंगे वो केग को हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों वह मतलब सोच समझ के क्या करेंगे, पैसा को खर्च करेंगे। तो इसलिए दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है संविधान में, सबसे महत्वपूर्ण पद केग को नियंत्रण मालिका परीक्षक को बताया है। ठीक दोस्तों, जो आर्टिकल 32 है उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि सभी जो अधिकार है हमारे उनको संरक्षक के रूप में कार्य करता है कौन, आर्टिकल 32। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद संविधान का बताया है, जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वो केग को बताया। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर देखें तो हमारे देश में केग इतना निष्पक्ष नहीं है, मतलब इतना स्वतंत्र नहीं है, इतनी पावर नहीं है, पावर लिमिटेड है केग के पास। केग सरकार जो खर्चा कर रही है दोस्तों उस पर केवल नियंत्रण रखता है, केवल उनको बता सकता है कि आप इतना खर्चा मत करिए, खर्चा ज़्यादा हो रहा है इस कार्य के लिए। लेकिन अब ब्रिटेन में देखें दोस्तों, केग जो होता है वो पावर उसको और ज़्यादा दी गई है। केग क्या करता है कि केग को लगता है कि सरकार ने जो योजना बनाई है, ये ब्रिटेन के केग की बात हो रही है, मतलब वहाँ ऐसा है कि केग को लगता है कि सरकार ने गवर्नमेंट में जो योजना बनाई है इसमें काफ़ी मतलब पैसा खर्चा कर दिया है। तो केग क्या करेगा, मतलब कि जो वित्त आयोग है, वित्त जो हमारी खजाना रहता है सरकार का, वो जब तक साइन नहीं करता है तब तक दोस्तों वहाँ से पैसा नहीं निकलता है ब्रिटेन में। तो केग को ऐसा लगता है कि सरकार मतलब खर्चा काफ़ी कर रही है, तो वो मतलब कि सरकार का जो खजाना है उसमें साइन नहीं करेगा, वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकती सरकार। केग को इतनी पावर है। हमारे देश में केग को पावर नहीं है। जो वित्त मंत्री सरकार का ही तो व्यक्ति बैठता है वहाँ पर, वित्त मंत्री जिसको हम कहते हैं। तो सरकार जो बोलेगी, वो वित्त मंत्री भी तो सरकार में आ रहा है, तो वो तो फिर पैसा निकाल सकते हैं वित्त मंत्री, जो कि सरकार का खजाना है। यहाँ से हमारे यहाँ से मतलब केग को यहाँ पर सिर्फ नियंत्रित कर सकता है, सिर्फ बता सकता है हमारे देश का केग जो होता है। ब्रिटेन का केग जो होता है वो खजाने का मतलब जो कोष होते हैं सरकार के, उनका हेड भी होता है दोस्तों। वो वित्त मंत्री नहीं होता है वहाँ पर, वित्त मंत्री की जगह वहाँ वही हेड होता है, केग ही हेड होता है। और केग को लगता है कि सरकार ज़्यादा खर्चा करिए तो पैसा निकालने ही नहीं देता है, उसके पास पावर है, वो साइन करेगा तभी पैसा निकलता है। वो ब्रिटेन में है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमारा जो केग है वो ठीक है,
ज़्यादा मतलब पैसा तो सरकार कितना भी निकाल सकती है, योजनाएं बना सकती है, बस योजना बनाएगी तब वो सिर्फ एक तरह से कह सकता है उनको कह सकते हैं कि एक सूचना दे सकता है कि आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, इतना खर्चा मत करिए, और रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देता है। लेकिन ब्रिटेन में कितनी पावर है आपको पता है कि जैसे ही खर्चा ज़्यादा हुआ वो फिर क्या करेगा, निकालने नहीं देगा पैसा खजाने से, क्योंकि वो साइन करेगा तभी पैसा निकलता है वहाँ पर। हमारे देश में वित्त मंत्री साइन कर देगा और पैसा निकल जाता है। केग को नई पावर है हमारे देश में दोस्तों, ये केग से जुड़ा हुआ। और वर्तमान में जो हमारे कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों आपने नाम सुना होगा, वही है हमारे केग, नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक। दोस्तों ये केग से जुड़ा हुआ जो बेसिकली था वो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और केग की इंपॉर्टेंट भी आपको समझ में आई होगी, और आपको जवाब भी मिल गया होगा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने केग को सबसे इंपॉर्टेंट पद बताया था संविधान में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।